हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ओके, और आज के जो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ओके, मतलब हमें यहाँ निकालना है कि अगर कोई द्विध्रुव ध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक बल आघूर्ण बनेगा या बल युग्म आघूर्ण बनेगा, उसका हमें व्यंजक निकालना है ना। तो इसके लिए जो पहले हम इसमें जो छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं उनको पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने 11 में पढ़ा है बल युग्म आघूर्ण, फिर भी एक बार शॉर्ट में रिपीट कर लेते हो, जिसे हम बल आघूर्ण भी बोल देते हैं, है ना, या बल युग्म आघूर्ण भी कहते हैं। तो बल आघूर्ण जो किसी वस्तु पर कब लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने मान लिया कि एक वस्तु है ना, और इस वस्तु पर भी जो हम बल लगाते हैं, कैसे बल लगाते हैं, बराबर और विपरीत। जैसे F1 लगाया और F2 लगाया, ठीक है। कैसे बल लगा रहे हैं हम, परस्पर बराबर, है ना, और वह विपरीत बल लगाते हैं। परस्पर बराबर हो और विपरीत हो, ये पहली कंडीशन जो बल लगाए जा रहे हैं। दूसरा कि वो बल इस तरह से हो कि उनका परिणामी बल 0 हो, नेट फोर्स उनका, है ना, उन दोनों का परिणामी 0। परिणामी 0 होने का मतलब क्या, कि जैसे मान लो जो ये हमारा 5 न्यूटन है ना, और ये भी 5 न्यूटन है, तो फिर इन दोनों का परिणामी बराबर होगा, एक इधर की दिशा में एक विपरीत दिशा में, तो ये बराबर है, और विपरीत में तो निष्फल हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मान लो कि अगर ये 6 न्यूटन होता, ज्यादा होता, तो फिर क्या होता कि जो द्विध्रुव है, मतलब ये जो हमारा वस्तु है, ये वस्तु जो इधर की ओर खिसकते चलती थोड़ा सा, मतलब है ना, एक विस्थापन उत्पन्न हो जाता। अगर बल लग जाता मान लो, तो रैखिक विस्थापन भी आ जाता उसमें, है ना। तो हम यहाँ पर रैखिक विस्थापन या ऐसे उत्पन्न होने की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे अपनी जगह से आगे खिसक गया, मतलब उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी आ जाती, स्थानांतरित गति भी आ जाती। तो अभी हमें उस गति का यहाँ पर अध्ययन नहीं करना है, हमें सिर्फ कैसे बल की बात कर रहे हैं हम, कि उनका परिणामी 0 हो। तो परिणामी अगर 0 रहा तो केवल कौन सी गति उत्पन्न करेगा, कि वो केवल घूर्णन गति उत्पन्न होगी। अदरवाइज जो यहाँ पर दूसरी गति, मतलब स्थानांतरित गति भी आ जाएगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये इसको इधर खींच लेगा ऐसा, ठीक है ना। इसको क्या करेगा, पहले तो ये घूमेंगे भी ऐसे, है ना, ऐसा होगा, फिर वो उसको आगे भी खींचते ले जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो बल है, इन बल की कंडीशन क्या होगी वो भी समझते चलो आप, ठीक है, कि जो परस्पर बराबर और विपरीत बल इस तरह से हो कि उनका परिणामी 0 हो, और एक ही वस्तु के कहां पर लग रहे हो, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर लग रहे हो, ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कार्यरत हो, तब जाके ये दोनों बल वस्तु को घुमा पाएंगे, है ना। ऐसा जैसे हमने देखा अपने साइकिल के हैंडल पर अगर हम बल लगा में घुमाना हो तो हम कैसे बल लगाते हैं, ये इधर एक बल इधर लगाते हैं, उसको ऐसे खींचते हैं, और दूसरे को जो हम इधर पुश करते हैं, तो वो घूमने लगता है ना। तो दो बराबर और परस्पर विपरीत दिशा में और अलग अलग बिंदुओं पे लगते हैं। अगर समान बिंदुओं पर लगता तो क्या होता, ठीक है, जैसे ये वस्तु हमने दिखाई थी, है ना, बल F1 यहाँ लग रहा है, और ये जो F2 है वो भी इसी बिंदु पे लग गया, तो फिर क्या होगा, वो घुमाएगा नहीं, उसको घूर्णन उत्पन्न नहीं करेगा वहां पे, वो दोनों बराबर और विपरीत होने के कारण निष्फल हो जाएगी, इस पर घूर्णन गति नहीं आएगी। तो घूर्णन गति या बल आघूर्ण, है ना, बल आघूर्ण हम बोलते ही किसको है, घूर्णन प्रभाव, है ना, बलों के युग्म का घूर्णन प्रभाव। ओके, तो घूर्णन प्रभाव के लिए जो बल लग रहे हैं वो बल इस तरह से होना चाहिए, परस्पर बराबर विपरीत, इसमें कि उनका परिणामी 0 हो, और एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भिन्न बिंदुओं पर कार्य करते हो, तो वस्तु को घुमा देंगे। इस प्रभाव को हम बोलेंगे घूर्णन प्रभाव, है ना, यह बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण की परिभाषा क्या बन गई, हालांकि तो हमने ये 11 में पढ़ा है बहुत डिटेल में इसमें, लेकिन फिर भी तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ छोटा सा यहाँ पे शॉर्ट में, है ना। तो यहाँ देखिए, बल आघूर्ण मतलब क्या, कि यदि दो बराबर और विपरीत, परस्पर बराबर और विपरीत बल किसी वस्तु के भिन्न बिंदुओं पर लगते हैं और वस्तु को घुमा देते हैं, ठीक है, या वस्तु पर घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करते हैं,
तो ये बल आघूर्ण कहलाता है या बल युग्म आघूर्ण कहलाता है। ओके, तो ये हुआ जो बल आघूर्ण है ना, किसको कहेंगे हम, घूर्णन प्रभाव, ध्यान रखें। और वो घूर्णन प्रभाव कब उत्पन्न होगा, दो बराबर विपरीत बल लग जाए, है ना, और ठीक है ऐसे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर देखिए, है ना, ठीक है, ये इसका परिमाण क्या होगा, मतलब हमने कहा कि हमारे पास बल आघूर्ण लग गया इस वस्तु पर, ठीक है ना, तो अब इस बल, इसका परिमाण कितना होगा, है ना, ये सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये हम सब इलेवन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो बल आघूर्ण इस पे लग गया, दो बराबर इस पे बल लग गए और विपरीत दिशा में लग गए, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर लग गए, दोनों पे बल आघूर्ण उत्पन्न कर देंगे, ठीक है। अब इस बल आघूर्ण का जो सूत्र है पढ़ा है तो हमने, एक बल और यहाँ पर बलों की क्रिया रेखा, बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, ठीक है ना। अभी तो हम सिर्फ जो 11 कक्षा में पढ़ा है उसको छोटे शॉर्ट में देख रहे थे, ताकि आपको ये डेरिवेशन 12th में आसानी से और आगे भी चल के ये काम में ही आना है जो हमारे 12th में है ना, इसलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो बल आघूर्ण जो एक बल, बलों की रेखा, क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो बल, तो हमें कोई दोनों में से एक बल ले लो, क्योंकि दोनों के मान तो बराबर है ना, ये मान लिया, इसको टाउ से दर्शाते हैं एफ। अब बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, यहाँ जो कंफ्यूजन होता है इसमें, जैसे हमने ये मान लो इस पे, है ना, संरचना करके हमने एक चित्र बना दिया, ओके, ये वाला, है ना, और इनको हमने नाम भी दे दिया है ABC, ओके, ऐसा। अब ये दोनों रेखाएं लंबवत है यहाँ पे, तो अगर मैं पूछता हूँ तो बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी कौन सी लेंगे, AC, दो दूरी दिख रही है हमको यहाँ, AC या BC, दोनों में से कौन सी लेंगे। तो यहाँ मुझे जनरली कंफ्यूज होता है, तो आप हमेशा याद रखो, हमको सबसे पहले किस पे नजर डालनी है, बलों की क्रिया रेखा पर। भले भी जो हम यहाँ देखना, आप कई जगह इस फॉर्मूले को ऐसा लिखा देखोगे, बलों की मध्य की लंबवत दूरी, लेकिन पूरा मतलब वही होता है ना। तो क्रिया रेखा देखना हमको बलों की, जिस पर बल काम कर रहे हैं। तो ये F1 की क्रिया रेखा इस रेखा पे कार्य कर रहा है, वो ये F2 की क्रिया रेखा पे, F2 इधर कार्य कर रहा है ना। तो इनकी क्रिया रेखा के बीच की ये जो लंबवत दूरी है, ये वाली, इस दूरी को लिया जाता है ना, इस पर बल आघूर्ण निर्भर करता है, ये हम देख चुके हैं 11 में, है ना। तो बल क्या हो जाएगी, BC। आज हमने सूत्र बनाते हुए कौन सी दूरी लेना है, ये लेना है एक, है ना। अब ये तो हो गया सूत्र उसका, ठीक है ना। अब ये एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि। अब सदिश राशि है तो फिर दिशा बतानी पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो ध्यान दे जो ये जो हमारी क्या है, बल आघूर्ण जो है, ठीक है, कैसी सदिश है, अक्षीय सदिश। अब अक्षीय सदिश क्या होती है, ये क्या आ गया, है ना, अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर, है ना, ओके। ये सारी बातें जो हमने 11 में डिस्कस की है। अक्षीय सदिश का मतलब कि ऐसी सदिश जो किसी अक्ष की दिशा में हो, अक्षीय स्थिति, अक्षीय दिशा में हो जो, ओके, जैसे, है ना, घूर्णन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए वस्तु घूम रही है, ठीक है, ये वस्तु घूम रही है इस अक्ष के सापेक्ष, ओके, ये अक्ष, ये क्या है, घूर्णन अक्ष, ओके। तो जो हमारी बल आघूर्ण सदिश होगी, वो बल आघूर्ण सदिश इस अक्ष के अनुदिश होगी, या तो ऐसी होगी बल आघूर्ण सदिश, या तो ऐसी होगी, वो निर्भर करेगा किधर घूम रहा है ना। ध्यान रखिए जो भी घूर्णन से संबंधित जितनी भी राशियां होती है, जैसे कोणीय विस्थापन, है ना, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये 11 में जो हमने पढ़ा है ना, और कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, ये सभी के सभी अक्षीय सदिश है। अक्षीय सदिश का मतलब ये है कि ये घूर्णन अक्ष के दिशा में होगी, ओके। अब घूर्णन दिशा के घूर्णन अक्ष की दिशा में होगी, लेकिन किधर होगी जो, तो आप ध्यान रखना, अक्षीय सदिश की जो दिशा जो हम बताते हैं, अभी हम डिस्कस करते पूरा इस पे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आप एक बार इसको दिमाग में डालोगे, आगे चल के बहुत काम में आने वाला है ना।
अक्षीय सदिश है। तो अक्षीय सदिश की जो दिशा है वो कैसी होती है? जो घूर्णन अक्ष के लंबवत होती है। ध्यान रखिए, तो अगर हमने जिसको बोल दिया है ना कि कोई अक्षीय सदिश है, तो उस अक्षीय सदिश की दिशा घूर्णन अक्ष के लंबवत होगी। ठीक है ना? कोई भी अक्षीय सदिश, जैसे विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सब अक्षीय सदिश है। अब घूर्णन अक्ष के लंबवत होगी तो लंबवत ऊपर होगी या अंदर की ओर होगी, है ना? वो किस पे निर्भर करेगा? जैसे यहाँ देखेंगे, हमारा जो हमें जो वस्तु है, तो वस्तु ठीक है दो दिशाओं में घूम सकती है। ये हमने कहा ये उसकी घूर्णन कैसे घूम रही है? ये वामावर्त दिशा में, है ना? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ऐसे घूम रही है, मान लो, है ना? ऐसे, ठीक है? तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमना है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो उस पे अक्षीय सदिश जो होगी, या सीधे बल आघूर्ण की बात कर ले, बल आघूर्ण की दिशा किधर होगी? तो एक बात तो समझ में आ गया, बल आघूर्ण की दिशा घूर्णन किसके, सॉरी घूर्णन अक्ष नहीं, जो यहाँ घूर्णन तल लिखेंगे ना, हमने अक्ष लिख दिया, क्या लिखोगे? घूर्णन तल के लंबवत। तो घूर्णन तल कौन सा है उसका? दो ही तल हम मान के चलते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये ऐसे मान लो क्षैतिज तल में घूम रही है वस्तु, है ना? तो जो अक्षीय सदिश जो भी होगी वो ऊर्ध्वाधर तल में होगी। तो जैसे हमने कहा ये वामावर्त दिशा में घूम रही है, ये वस्तु, है ना, वामावर्त दिशा में घूम रही है। तो इसी पर जो अक्षीय सदिश होगी, ये जो बल आघूर्ण होगा वो कौन से तल में होगा? मतलब ये क्षैतिज तल में घूम रही है ना? कौन से तल में? क्षैतिज तल में। तो जो अक्षीय सदिश बल आघूर्ण कौन से तल में होगा? तो ऊर्ध्वाधर तल में। अब ऊर्ध्वाधर तल में ऊपर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना? ऊर्ध्वाधर तल में ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो किधर होगा? ठीक है, तो वो निर्भर करेगा जो घूमने की दिशा पर, वामावर्त दिशा में घूम रहा है या दक्षिणावर्त दिशा में। तो आप उसको स्क्रू नियम से याद रख सकते हो, हमने 11 में पढ़ा है, या फिर दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। जो कैसे लगाते हैं ये नियम कि अगर हम हमारी उंगलियों के घुमाव को वस्तु के घुमाव की दिशा में रखें तो अंगूठा, है ना, अक्षीय सदिश की दिशा बताता है, कोई भी अक्षीय सदिश को। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ कहा, मान लो ये वस्तु हमारी वामावर्त दिशा में घूम रही है, हमने उंगलियां ऐसे रखी, है ना, ऐसे। तो जो हमारा अंगूठा है किधर आ रहा है? ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर की ओर। तो इसका मतलब बल आघूर्ण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। और अगर यहाँ वस्तु ऐसे घूम रही होती है ना, कौन सी दिशा में? ये उसका अक्ष है, घूर्णन अक्ष। कैसी दिशा में घूम रही है? दक्षिणावर्त। ओके, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। तो क्लॉकवाइज में घूम रही है, तब यहाँ पर बल आघूर्ण होगा या जो भी अक्षीय सदिश होगी वो किधर होगी? तो वो नियम लगा, ऐसे घूम रही वस्तु क्लॉकवाइज, मेरी तरफ से देखने पे ऐसे, तो किधर आ रहे हैं? नीचे, है ना। इसका मतलब यहाँ अगर वस्तु ऐसे घूमती है तो अक्षीय सदिश की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, मतलब बल आघूर्ण यहाँ तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, नीचे की ओर, है ना, ऐसे। तो आया जो बल आघूर्ण क्या होता है, उसकी दिशा भी हमने बताना देख ली है ना, कि बल आघूर्ण हमारा क्या होगा? जब दो बराबर और विपरीत बल एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर लगते हैं तो उनका घूर्णन प्रभाव क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण का गणितीय सूत्र होता है बल आघूर्ण गणितीय रूप से एक बल तथा बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। टाउ से दर्शाते हैं। ये एक सदिश राशि है। इसकी दिशा कैसी होती है? घूर्णनतल के लंबवत होती है। घूर्णनतल के लंबवत ऊपर कब होगी? जब वस्तु कैसी घूम रही होगी? वामावर्त दिशा में। और इसकी दिशा घूर्णनतल के लंबवत अंदर की ओर होगी जब वस्तु दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर बच्चों? ये तो हुआ बल आघूर्ण का डिस्कशन हमने किया। जैसे बोल दो क्या होगा? यदि कोई बराबर और विपरीत बल, है ना, एक ही वस्तु के भिन्न बिंदुओं पर लगते हैं तो उनका घूर्णन प्रभाव बल आघूर्ण कहलाता है। और बल आघूर्ण गणितीय रूप से एक बल तथा बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक सदिश राशि है। इसकी दिशा घूर्णन तल के लंबवत होती है
और अगर वस्तु वामावर्त दिशा में रहेगी तो घूर्णनतल की लंबावत ऊपर की ओर, और वस्तु दक्षिण में घूम रही तो घूर्णनतल की लंबावत नीचे की ओर। ओके, ये हमने किसके बारे में जान लिया अभी, बल युग्म आघूर्ण के बारे में, है ना। अभी हम हमारे मेन डेरिवेशन पे आए ही नहीं, जो हमको निकालना है, लेकिन इसको समझ लेना जो आपके लिए जरूरी था, इसको समझने के लिए, है ना। मतलब ये बारीक बारीक चीजें हम देखते जा रहे हैं, छोटी छोटी सी चीजें, ठीक है, आगे यहाँ तक। ओके, तो ये होता है बल आघूर्ण, है ना। अब इसमें है ना, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब 11 में पढ़ा हुआ चीजें हैं, बस हमने यहाँ रिमाइंड किया है उसको। और अब यहाँ देखिए, एक हमारा हमने यहाँ पर एक बात और दी है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जो एक समान कब हुआ, जैसे हमारे पास ये एक हमने बोला, ये एक कोई क्षेत्र है, इसमें बल आघूर्ण सॉरी इसमें विद्युत क्षेत्र है इसके अंदर। तो विद्युत क्षेत्र देखना, बिंदु ए पे हमने विद्युत क्षेत्र देखा, ठीक है, इसकी दिशा प्लस एक्स अक्ष की ओर है, और मान कितना है 5 न्यूटन बटे कूलम, ठीक है, बिंदु ए पर। फिर हमने बिंदु बी पर देखा, बिंदु बी पर भी हमको दिशा वही मिली, और ये मिली 5 न्यूटन प्रति कूलम। फिर हमने कोई अन्य बिंदु ले लिया यहाँ सी, इस पे देखा, दिशा वही आ रही है, मान भी वही आ रहा है 5 न्यूटन प्रति कूलम, है ना। ये एक विद्युत क्षेत्र है। तो कैसा विद्युत क्षेत्र है, हर बिंदु पर मान और दिशा बिल्कुल समान, परिमाण और दिशा समान। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब जो सभी बिंदुओं पर जिसका मान बराबर, परिमाण बराबर और दिशा एक समान हो, ऐसा विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और अगर अलग अलग हो, जैसे यहाँ 6 आ जाता, यहाँ 7 आ जाता, 8 आ जाता, कुछ भी आ जाता, तो यह असमान विद्युत क्षेत्र होता। मतलब भले ही दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है, तो कैसा विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र को हमको अगर दर्शाना हो तो हम जो उसको किससे दर्शाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बोला कि इस इतनी स्थान पे एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो हम यहाँ ऐसी रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। जिन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा, ओके। अब आप कहोगे यार विद्युत बल रेखा है क्या आ गया यार, है ना। तो अभी जो हमारे इस चैप्टर के वीडियोस में हमने अभी तक विद्युत बल रेखाएं के बारे में नहीं पढ़ा। अभी तक जो हमने लेक्चर पढ़े हमारी सीरीज में, वहां पर हमने किसका अध्ययन नहीं किया, अभी विद्युत बल रेखाओं का। ये हम इसके बाद अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी बस समझ के चलिए, ये हम एक समान विद्युत क्षेत्र को अगर हमें विद्युत क्षेत्र को दर्शाना है तो किसकी सहायता से दर्शाते हैं, विद्युत बल रेखा। इसका पूरा मतलब जो हम डिटेल में समझेंगे आगे, ठीक है ना। तो और एक समान विद्युत क्षेत्र बताना है तो ये रेखाएं परस्पर समांतर बनाई जाएगी, समांतर बनी जाएगी, और उन पर ऐसा एरो लगा देंगे। एरो क्या बताएगा, उसकी दिशा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम इन रेखाओं, समांतर रेखाओं का उपयोग करते हैं, और दिशा को व्यक्त करने के लिए ऐसा एरो लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो दिख रही है इस चित्र में, ये हमारा ये जो रेखा है हमने बनाई है, ये किसको दर्शा रही है, एक समान विद्युत क्षेत्र को, ओके। तो ये तो हुआ जो, ठीक है, जो शब्द हमने यहाँ इनसे रिलेटेड कुछ बातें अभी समझी, चलिए, है ना। तो अब हम उसका डेरिवेशन निकालना देखते हैं, है ना। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि माना कोई दो बिंदु ए बी है, जिसके आवेश -q प्लस q है, जिनके बीच की दूरी 2a है, और यह है एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थित है, जिस पर हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। ओके, क्या मान लिया हमने कि माना कोई विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव AB जिसके आवेश -q प्लस q है, जिनके बीच की दूरी 2a है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों कि चलो हम द्विध्रुव आघूर्ण देखें, है ना। तो हमें मालूम है कि जो द्विध्रुव होता है उसके द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है -q से +q की ओर होती है ना, p की दिशा। तो यहाँ पर p जो है वो ऐसा होगा यहाँ, है ना, ठीक है। हमने p लिख नहीं रहे, हम दर्शा नहीं रहे उसको यहाँ, लेकिन ध्यान में हमेशा रखना कि p जो है उसकी दिशा -q से +q आवेश की ओर होगी। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कोई द्विध्रुव ए बी विद्युत क्षेत्र में इस तरह से रखा है कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है ना। मतलब ये जो थीटा कोण है, किसके बीच का कोण बोलोगे आप, द्विध्रुव आघूर्ण और
विद्युत क्षेत्र के बीच का, है ना। मतलब बोलना भी तो ध्यान में रखिए किसके बीच का कोण है, P और E के बीच का कोण है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि, है ना, ऐसी ऐसी स्थिति हम लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये स्थिति जो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, जिसे हम उसको कथन कहते हैं ना। तो जो हमने माना है कि माना द्विध्रुव ऐसा है, इस यहाँ रखा हुआ है इतना, उसका है ना, तो ये सब हम कथन में लिखते हैं ना। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया तो आपकी सुविधा के लिए कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB जिसका आवेश -q + q है, जिनके बीच की दूरी 2a है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थित है, जिस पर हमें बल आघूर्ण की गणना करनी है ना। तो ये आप पहले कहाँ लिखोगे, इस स्थान पे ना। मैं हमेशा बोलता हूँ जो अच्छे नोट्स बनाने के लिए ये छोटी छोटी सी बातें वर्ड्स में इसमें लिखना जरूरी होता है आपके, ताकि आप जब इसे एग्जाम में लिखो तो एग्जाम में भी आपको इसके पूरे मार्क्स मिले, है ना। इस पर जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम जो हमें चेक करने के लिए मिलता है ना इवैल्यूएशन में। तो अगर मान लो जब ऐसे हम बात करें कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में जो आपको एलिवेशन आप भूल गए, तो अगर आपको इतना भी याद है तो आप ये भी लिख दोगे तो इस पे भी मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना। इसको कहाँ लिखोगे, यहाँ पर, और मैंने लिख भी दिया है। तो चलिए आप इसको पहले एक इसको लिखने के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन निकालते हैं। ओके, चलिए ओके। अब देखिए तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो जो द्विध्रुव है उस पर बल आघूर्ण कैसे बनेगा। तो बल आघूर्ण बनने की शर्त हमको पता है कि दो बराबर बल लगना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए तो ये जो हमारा आवेश धन आवेश है, धन क्यू आवेश, इस पर विद्युत बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, है ना। अब किधर लगेगा, इसकी दिशा क्या होगी, तो ये धन क्यू आवेश पर प्रतिकर्षण लगेगा, है ना। तो ये बल F1 हमने बोल दिया और इसकी दिशा होगी, मान होगा QE। तब अब यहाँ पर देखिए तो एक कंफ्यूजन, जैसे बल का सूत्र तो हमको पता है कहाँ से आया, ठीक है, इसकी दिशा इधर क्यों होगी, जैसे, ठीक है ना। ध्यान रखना हमने कहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो कैसी होती है, यहाँ हमने सिर्फ विद्युत क्षेत्र को रेखाओं द्वारा दर्शाया। हमने ये नहीं बोला कि विद्युत क्षेत्र इससे उत्पन्न हुआ है उससे उत्पन्न हुआ है, हमने आवेश कहीं नहीं दर्शाया, सिर्फ क्या दर्शाया, विद्युत क्षेत्र की दिशा। लेकिन आप हमेशा दिमाग में रखना, अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला स्रोत होगा उस स्रोत में धनावेश इधर कहीं होगा। हमने यहाँ नहीं दर्शाया और हमें आवश्यकता भी नहीं अभी दर्शाने की। और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो धन से ऋण की ओर होती है ना, इतना हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला स्रोत यहाँ रखा होगा मान लो, ठीक है ना, इधर से उत्पन्न किया उसने, तो विद्युत क्षेत्र ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पे अगर द्विध्रुव रखा है यहाँ, तो आपको मालूम है कि इधर पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर बता रहा है, इसका मतलब धन आवेश इधर कहीं होगा यहाँ पे। तो ये धन इस धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, है ना। तो इसलिए धन आवेश पर जो बल लगेगा वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो ये आ गया F1 QE, है ना। फिर इधर लगा, उसका रीजन समझ में आया, इधर क्यों लगा वो रीजन मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ सिर्फ रेखाएं दर्शाते हैं, आवेश नहीं दर्शाते। फिर ये -Q है, इस पर क्या लगेगा, आकर्षण, है ना। तो ये F2 से दर्शा दिया इसके बल को हमने, और इसका जो मान होगा वो भी इतना ही होगा, क्योंकि दोनों आवेशों के मान क्या है, Q है और विद्युत क्षेत्र का सूत्र परिमाण कितना ही है, E है ना। बल का सूत्र कहाँ से आता है, हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था F × Q। तो यहाँ से बल का सूत्र क्या बना, QE। तो दोनों पर आवेश भी समान है ना, दोनों पर, और विद्युत क्षेत्र भी एक समान है ना। बोले ही हमने ऊपर विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान। तो सभी जगह E और इस Q का मान समान है यहाँ पर, तो बल भी दोनों समान होंगे, इसलिए F1 F2 दोनों बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है। तो एक इधर की ओर दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ओके, चलिए तो अब ये दोनों बल कैसे लग रहे हैं, बराबर हैं, विपरीत दिशा में है, एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर लग रहे हैं। तो फिर ये किसको उत्पन्न कर देंगे, बल युग्म आघूर्ण को। हमने उधर पढ़ाई ना, अभी समझा ना, बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होने के लिए जो बल होने चाहिए वो क्या शर्त होनी चाहिए, बराबर और विपरीत, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर लग रहे हो। तो ये दोनों बल वही शर्त पूरी कर रहे हैं। तो ये दोनों बल मिलकर क्या बना देंगे, बल आघूर्ण, और वस्तु को घुमा देंगे, द्विध्रुव को घुमा देंगे। ओके ना। तो इसलिए इस पे बल आघूर्ण लगने लग जाएगा, है ना। अब हमें इसका व्यंजक निकालना है।
तो पहले हम एक छोटी सी संरचना कर देते थे यहाँ पर, है ना। ये हम एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से, ओके, ये लंबवत होगी, ठीक है। अब देखना ये एंगल थीटा है, ये वाला, है ना। तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा मालूम है, संगत कोण है, होगा ऐसे 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 थीटा थीटा थीटा, है ना, संगत कोण। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई संरचना। अब हमको सूत्र निकालना है। तो अभी हमने बल आघूर्ण का सूत्र पढ़ा। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, एक बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो पहले हम बल देखेंगे, है ना। तब द्विध्रुव पर कार्यरत बल, है ना। या ऐसा भी लिख सकते हो जो आप द्विध्रुव के आवेशों पर कार्यरत बल, या ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है ना। F1 बराबर F2, ठीक है। क्या बल लग रहा है, जो दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए एक ही साथ लिख दिया QE, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्योंकि सिर्फ हम परिमाण लिख रहे इसलिए ना। तब चूंकि अब हमें यहाँ निकालना है जो, है ना, किसका सूत्र निकालना है, बल आघूर्ण। तो पहले हम बल आघूर्ण का सूत्र शब्दों में लिख रहे हैं। बल आघूर्ण कितना होता है, अभी सूत्र बताया उधर, एक बल और बलों की क्रिया रेखा, है ना, बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, है ना। ये सूत्र लिखा जो हमने, ठीक है। तब हम लिखना है मुझे यहाँ पे, तब द्विध्रुव AB पर बल युग्म आघूर्ण, ओके। तो ये सूत्र है हमारे पास बल युग्म आघूर्ण का। इस सूत्र के आधार पर हम द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण लिखेंगे। तो बल युग्म आघूर्ण का सूत्र क्या बनेगा, बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से एक बल, है ना, और बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ओके। तो फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, टाउ बराबर बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। पहले तो बल कोई भी लिख दो, F1 लिख दो या F2, दोनों के मान तो समान है। F1 लिख देते हैं, है ना, गुणे Q। अब यहाँ पर क्या आएगा, बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, चलिए एक मिनट जो थोड़ा सा हम इसको सिस्टमेटिकली लिखते हैं, F1 F2 QE, ये लाइन ऊपर लिख देते हैं, है ना। फिर वो सूत्र कंफ्यूज नहीं हो गया आप, मतलब ये जो नीचे लाइन लिखी हम इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे। द्विध्रुव AB पर बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। अब सूत्र लिख दिया, सूत्र के बाद उसका मान यहाँ रख दो, यही लिख देते हैं आप, है ना। बल आघूर्ण से किससे दर्शाते हैं हम, टाउ से। एक बल, दोनों में से कोई भी एक ले लो, F1 F2 दोनों बराबर ही है हमारे पास, है ना। तो हम यहाँ F1 लिख देते हैं। और बलों के बीच की, बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। अब क्रिया रेखा जब देख चुके हम कैसा होती बताना देख चुके, ये इसकी क्रिया रेखा, इसकी क्रिया रेखा, इसके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, ये वाली BC, है ना, ये हो गई BC। इसको दे दिया समीकरण 1, ओके। अब यहाँ देखो जो हमारे पास F1 का मान है ना, QE है, BC का मान हमारे पास नहीं है। इस चित्र में जो हमारे पास ये जो लंबवत दूरी प्राप्त हुई है BC, इसका मान हमारे पास नहीं है। तो हम BC का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना होगा। यहाँ पर संरचना से हमारे पास क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है ABC, है ना, ABC बन गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की बात आ गई, तो इसका मतलब इसमें हम किसको लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज की बात आ गई, तो फिर त्रिकोणमिति इस पर लग जाएगी। तो त्रिकोणमिति मतलब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, है ना, दिशा साइड निकालने के लिए। अगर कोण वोण ये सब निकालना है, हमेशा बोलते होते ध्यान रखिए कि जब भी त्रिकोण मतलब समकोण त्रिभुज आए और हमें या तो क्या ज्ञात करना हो सकता है, दो साइड दी होगी तो एक साइड निकालना होगा, या एक कोण दिया होगा, एक साइड दी होगी, दूसरी साइड निकालना होगी, है ना। तो उसके लिए हम हमेशा
त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर सोचेंगे, है ना। तो चलो देखो, यहाँ पर हमको निकालना है बीसी, समकोण त्रिभुज है ये। इस बीसी में ये तो विकर्ण बन गया, कोण किस पे बना है, एसी पर, है ना। तो एसी तो हो गया आधार, ये भुजा क्या हो गई, आधार हो गई, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, है ना। तब हमको यहाँ पर कर्ण का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, कोण भी दिया है, कोण भी ज्ञात है, मतलब हमको ऐसा बोला गया है कि द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है। थीटा कोण मतलब हमारे पास इसका मान है, तो हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ कर्ण ज्ञात है जो, है ना, और कोण ज्ञात है, हमें यहाँ लंब निकालना है ना। ये दोनों ज्ञात है, अब लंब निकालना है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, जैसे समकोण त्रिभुज दिखा तो वहां कोई एक भुजा निकालनी हो, कोण निकालना हो, ये निकालना हो, तो आप सीधे जो किस पर आ जाना, त्रिकोणमितीय अनुपात पे। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका इस्तेमाल करना है ना। ये भी जो आपकी छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग में रखिए। हालांकि मैं यहाँ ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें हम साइन थीटा लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्या आवश्यकता है साइन थीटा की, क्या कॉस नहीं लगा सकते, क्या टेन नहीं लगा सकते। तो फिर ये थोड़ा सा हमको हमारी बुद्धि में बैठ जाए, तो समझ में आ जाए कि क्यों साइन ही लगाएंगे, क्यों कॉस ही लगाएंगे, मतलब उसका कारण समझना पीछे का, है ना। फिर आपको खुद आगे जो ये बातें समझ में आ गई तो आगे जैसे कुछ डेरिवेशन कुछ आएंगे तो आप खुद वहां साइन लगा दोगे, कॉस लगा दोगे, टेन लगा दोगे, आपको सब समझने लग जाएगा, है ना। तो चलो हमने कहा तो साइन थीटा हमको किसमें संबंध बताता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा किसमें संबंध बताता है, आधार बटे कर्ण में। और ये टेन थीटा लंब बटे आधार में। तो अगर भी जो हमें लंब, कर्ण और थीटा यह कोण है ना, तो अगर हमें लंब, कर्ण, लंब निकालना है, कर्ण और थीटा दिया है, तो क्या लग जाएगा, साइन थीटा। आधार, कर्ण और थीटा, इन भुजाओं की बात होगी तो क्या लगाओगे, कॉस। लंब, आधार और कोण की बात होगी तो क्या लगाओगे, टेन। ओके ना, ये बात समझ में आई। मतलब ये बताया मैंने बच्चों रीजन आपको कि क्यों हम ये साइन, कॉस, टेन यूज करेंगे, है ना। चलो ओके, तो अब यहाँ पर क्या लगा दोगे बच्चों आप, बीसी निकालना है, आप खुद बोलोगे। आप बीसी क्या है, लंब निकालना है। किसका मान दिया है, कर्ण का, और किसका मान दिया है, थीटा का। लंब, कर्ण और थीटा, इसमें कौन संबंध बता रहा है, कौन बता रहा है, साइन कॉस टेन में से कौन बता रहा है, साइन। तो हम किसकी सहायता से निकाल सकते हैं उसका मान, साइन की सहायता से, है ना। चलिए, तो इसलिए तो ये है ना, लेक्चर जो थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाएगा इतनी बारीकी में समझने से, लेकिन आपके काम में जरूर आएगा, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पर, है ना, तब चित्र अनुसार संरचना से, ये चित्र से जो लिख देना है लिख देना, चित्र से, है ना। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। इसमें समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा दोगे, साइन थीटा लगाने की बात की हमने, है ना, वही लगेगा ना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास, BC, है ना। कर्ण क्या है, कर्ण है AB, ठीक है ना, AB, ठीक। अब साइन थीटा BC का मान ज्ञात करना है, AB का मान, AB मतलब जो द्विध्रुव की लंबाई है वो, है ना। तो कितनी दी है हमारे पास, 2a दी है, ओके। चलो लिखने की आवश्यकता नहीं, तो ये है 2a। BC कितना हो गया यहाँ से, BC हो गया 2a साइन थीटा, है ना। हमारे पास BC का मान आ गया बच्चों, बल का मान हमारे पास पहले से था। अब F1 का मान भी है, BC का मान भी है, दोनों के मान रखेंगे समीकरण 1 में, है ना। अतः ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो समीकरण 1 से तो टाउ F1 का मान रख रहे हैं हम यहाँ पर, समीकरण 1 में F1 का मान है QE, है ना। और BC का मान हमने निकाला इधर 2a साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं हम, Q इंटू 2a, ओके। और यहाँ लिख दिया हमने E साइन थीटा, ठीक है ना। Q इंटू 2a को लग दीजिए। अब यहाँ देखेंगे Q इंटू 2a क्या है, Q
ये क्योंकि Q इंटू 2 है, क्या है P, है ना, इसका सूत्र है ये द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। ठीक है, तो फिर हम टाउ की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू P E साइन थीटा, ये आ गया। ओके, और सदिश रूप में टाउ P क्रॉस E क्रॉस, है ना, ये आया सदिश रूप में, है ना। सदिश रूप में कहां से लिख दिया, ये कहां से लिख दिया P क्रॉस E, हमने ये सारी कॉन्सेप्ट जो सारी बातें हैं तो वो छोटी बात 11 में पढ़ा है हमने, कहां से, ठीक है, सदिशों के सदिश गुणनफल से, है ना। सदिशों का हमने सदिश गुणनफल पढ़ा है, ये वाला, कि जब हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो सदिश गुणनफल किसके बराबर आता है, दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच की कोण की जाके गुणनफल के बराबर आता है ना, जैसे तो ओके। अब यहां से, ठीक है, तो यहां से जो है ना हमने पढ़ा है 11 में, जैसे कोई सदिश है ना, अब सदिशों का एक हमको बात मालूम है, सदिशों के गुणनफल से मिलने वाली राशि भी सदिश होती है। तो सदिशों के सदिश गुणनफल मतलब P और E के सदिश गुणनफल से जो मिलता है टॉर्क बल आघूर्ण, ये भी सदिश है, वैसे हमने पहले पढ़ ही चुके, डिस्कस कर ही चुके, मतलब यहाँ ये सदिश राशि है। तो इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा हमने उधर बताना भी सीख दिए, घूर्णन अक्ष के लंबवत होती है ना, और घूर्णन के लंबवत होती है, वामावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा, ये सब हमने पहले डिस्कस किया। इसके आधार पर भी हम दिशा बता सकते हैं, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा है तो सदिशों के सदिश गुणनफल में कि जिन सदिशों का हम सदिश गुणनफल कर रहे हैं, मतलब सदिश A और B का इनका सदिश गुणनफल कर रहे हैं, ओके, तो इनसे इनके सदिश गुणनफल से मिलने वाली जो राशि है, मान लो सदिश A और B क्षैतिज तल में स्थित है, तो इनके सदिश गुणनफल से जो राशि मिलेगी उसकी दिशा कैसी होगी, उस तल के लंबवत होगी जिस तल में दोनों सदिश स्थित है। इसका मतलब अगर A और B क्षैतिज तल में है, ऐसे है A और B, ऐसे ये A और ये B, तो जो हमारा उसका गुणनफल से मिलने वाली सदिश राशि है वो ऊर्ध्वाधर तल में होगी, उसके लंबवत होगी, ऐसी होगी, है ना। तो इसी तरह से ये हम दिशा बताते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम इसकी दिशा भी बता सकते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, सॉरी बल आघूर्ण की जो दिशा है उसकी दिशा कैसी होगी, P और उस तल के लंबवत होगी जिसमें P और E स्थित होते हैं। मतलब ये सूत्र के आधार पे भी दिशा लिख सकते हैं, आपको लिखना है तो यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिख देंगे तो हम कि द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है उसकी दिशा उस तल के लंबवत होगी जिसमें P और E स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख भी देते हैं तो हम द्विध्रुव ओके, तो ये हो गई, तो यहाँ पर उसकी दिशा भी हमने दी। वैसे अब देखो, तो हमने जो चित्र लिया है उसके आधार पे इस पे बल आघूर्ण लगेगा, ये तो हमको मालूम है ना, बल आघूर्ण लगेगा, उसकी दिशा क्या होगी बल आघूर्ण की, ये तो हमने लिख दिया, P और E के तल है। अब जो हमने चित्र और जो कंडीशन दी उसके आधार पे दिशा बताओ। तो पहले तो देखो E और P कौन से तल में है, E भी तो ऐसा है ना, ऐसी रेखा है बताई ना हमने, ऐसी मतलब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र हमारा ऊर्ध्वाधर तल में है, जो ऐसे तल में है ना, ऐसी रेखा है, मतलब विद्युत क्षेत्र ऐसे 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 नीचे चल रहा है। ओके, कौन से तल में है वो, ऊर्ध्वाधर तल में, है ना। अब P कौन से तल में है, तो P कहाँ होता है, P द्विध्रुव, P की जो दिशा होती है वो -Q से +Q की ओर होती है। तो जैसे द्विध्रुव ऐसा रखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव ऐसा है, तो द्विध्रुव भी कौन से तल में फैला हुआ है, है ना, इस तल में फैला हुआ है ना, ऐसा है ना, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो कौन से तल में होता, केवल क्षैतिज में होता। ओके, हम ऐसा बोलते कि क्षैतिज तल में फैला हुआ है। अगर वो ऐसा घूम रहा होता, ठीक है ना, ऐसा घूम रहा होता तो हम बोलते क्षैतिज तल में, लेकिन वो तो ऐसा है ऊर्ध्वाधर तल में, और घूमेगा तो फिर कौन से तल में ही घूमेगा, वो ऊर्ध्वाधर तल में ही घूमेगा। इसका मतलब P जो है कौन से तल में ही है, ऊर्ध्वाधर तल में, मतलब E और P ऊर्ध्वाधर में है इस तल में, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण जो होगा उसकी दिशा कौन सी होगी,
क्षैतिज तल में, ई और पी ऊर्ध्वाधर तल में, तो टाउ कौन से तल में, क्षैतिज तल में। अब क्षैतिज तल में अंदर या बाहर होगा, तो वो नियम अभी हमने पहले समझ लिए जो है ना, घूर्णन की दिशा पे निर्भर करेगा, तल के अंदर या तल के बाहर। तो घूर्णन की दिशा किधर होगी, जो हमारा बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो किधर घूमेगा, आप देखो जो एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर, तो ये घूमेगा तो ऐसा घूमेगा, इधर कौन से तल में घूमेगा, ये है ना ऊर्ध्वाधर तल में घूम रहा होगा, और दिशा घूमने की कौन सी रहेगी, दक्षिणावर्त। ये वाली कौन से तल में रहेगा, ऊर्ध्वाधर तल में रहेगा ना। तो आपको अभी यहाँ पर दिशा भी बता दी, दिशा के लिए हम कौन सा नियम लगाएंगे, ये सही ये नियम लगाना है, दाहिने हाथ का नियम। ये आपने वो भी हमने वो भी पढ़ा है कि अगर वो वामावर्त दक्षिणावर्त दिशा में होता है तो ऊर्ध्वाधर तल की दिशा के अंदर बल आघूर्ण की दिशा रहेगी, है ना। ये नियम लगा दो इस नियम से। तो देखो इस नियम से हम उंगलियों को किधर रखते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम उंगलियों को, या थंब रूल हम इसको बोलते हैं, अंगूठे के नियम से, तो उंगलियों को उसके घूमने की दिशा में रखोगे। तो अंगूठा किसकी दिशा बताएगा, बल आघूर्ण की। तो उंगलियां ऐसी है, बल आघूर्ण की दिशा में अंदर की ओर, मतलब यहाँ पर इस पे जो बल आघूर्ण लग रहा होगा वो क्षैतिज तल में होगा। ई और पी ऊर्ध्वाधर तल में है, तो टाउ क्षैतिज तल में है, और क्षैतिज तल में अंदर की ओर। ओके, क्षैतिज तल में अंदर की ओर, ठीक है। तो ये बच्चों हमने उसकी दिशा भी समझ ली। इतना यहाँ दिशा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है कि पी और ई मतलब ये उसकी दिशा क्षैतिज तल में अंदर की ओर होगी, अंडरस्टूड। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए था जो है ना। तो हमने उसका परिमाण भी निकाल लिया, दिशा भी समझ ली, है ना। समझ में आया दिशा कैसी होगी, वो हमने पहले सीख लिया था दिशा कैसे बताओगे तो। ओके, चलिए अब यहाँ से जो ठीक है ना, हम देखना बल आघूर्ण का हमारे पास मान आ गया, है ना। उसकी दिशा भी आ गई, क्योंकि वो सदिश राशि है तो परिमाण और दिशा दोनों बतानी पड़ेगी। हमने यहाँ दिशा भी बता दी। अगर आपको और ज्यादा आगे लिखना है तो आप लिख सकते हो कि द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण की दिशा क्षैतिज तल में अंदर की ओर होगी। ओके ना, ये अंडरस्टूड लिखना। अब देखो तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो द्विध्रुव है बल आघूर्ण है, अब वो किन किन कारकों पे निर्भर करेगा। बल आघूर्ण तो लगेगा, अब वो बल आघूर्ण का मान किस पे निर्भर करेगा। तो हमारे पास ये समीकरण आया पीई साइन थीटा, ठीक है ना, पीई साइन थीटा। तो बल आघूर्ण जो है जो पी साइन थीटा, ये सूत्र आया। अब अगर हम यहाँ ई को और साइन थीटा को कांस्टेंट बोल देते हैं, कांस्टेंट मतलब नियत बोल देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम विद्युत क्षेत्र का मान नहीं बदलते, है ना, और थीटा का मान भी नहीं बदलते, थीटा हालांकि बदलते रहेगा, तो जो बल आघूर्ण है वो किसके अनुक्रमानुपाती रहेगा, पी। क्या बोल रहे हैं हम, चलिए ऐसे समझे। हमने कहा जो कि हमारे पास एक द्विध्रुव है ना, एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव कैसा रखा है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र में, है ना। दो द्विध्रुव है, मान लो एक ये रखा है ना, और ठीक है ना थीटा कोण, और दूसरा द्विध्रुव जो ये वाला है ना, जो उतनी ही कोण पे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ही है, थीटा भी उतनी ही है। अब क्या इन दोनों पे बल आघूर्ण समान लगेगा, ये पूछना हम चाह रहे हैं। इस पे बल आघूर्ण और इस पे बल आघूर्ण क्या दोनों समान लगेंगे, नहीं। यहाँ बल आघूर्ण किस पे निर्भर करेगा, फिर अगर ई और थीटा नियत हो गए, है ना, मान लो कि ये भी 30 डिग्री पे, ये भी 30 डिग्री पे, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ये भी मान लो आप 5 न्यूटन प्रति कूलम है, ये भी 5 न्यूटन प्रति कूलम है, ऐसा कोई है ना। नियत का मतलब तो समझ ही सकते हो ना। तो चलो फिर इस स्थिति में क्या दोनों पे बल आघूर्ण समान लगेगा, नहीं। हमने यहाँ देखा कि बल आघूर्ण तब किस पे निर्भर करेगा, उसके द्विध्रुव आघूर्ण पे। अब द्विध्रुव आघूर्ण किस पे निर्भर करता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण निर्भर करता है जो है ना Q इंटू 2a, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, Q इंटू 2a। इसका मतलब अब इन दोनों पर जो बल आघूर्ण लग रहा होगा वो इनके आवेशों के मान पे निर्भर करेगा और लंबाई के मान पे, है ना। जैसे मान लो, है ना, मान लो जो कि इस पे आवेश
2 कूलम है ना, 2 क्यू इस पे, ठीक है ना, ये -2 क्यू इस पे, इसकी जो आवेश है -q, 2 क्यू और +2 क्यू, इस पर भी समान आवेश -2 क्यू और +2 क्यू। आवेश की मात्रा समान है दोनों पे, है ना, लेकिन लंबाई अलग अलग है। इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम। लंबाई ज्यादा मतलब आवेशों के बीच की दूरी ज्यादा है, यहाँ ये ज्यादा है ना, सेपरेशन ज्यादा है, तो बलागुण ज्यादा होगा। किस पे अधिक होगा? जो ये अधिक होगा, है ना, और ये कम। मतलब अगर हम क्या करते हैं, जो किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पे लगने वाला बल आघूर्ण उसकी लंबाई पर भी निर्भर करेगा, है ना, लंबाई पर भी निर्भर करेगा। लंबाई ज्यादा होने पर बल आघूर्ण भी ज्यादा लगेगा। अब मान लो जो कि दोनों की लंबाई समान है, दूसरा केस क्या पॉसिबल है, ठीक है ना, कि दोनों की लंबाई समान है, दोनों की लंबाई बिल्कुल सेम है, लेकिन एक पर 4q आवेश और -4q आवेश, ठीक है, एक है बराबर दोनों में ना, -q+, तो इस पर आवेश की मात्रा ज्यादा है इस द्विध्रुव पे, है ना, तो आवेश की मात्रा ज्यादा है तो फिर बल आघूर्ण भी इस पे ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ आवेश बढ़ जाएगा, आवेश का मान बढ़ेगा तो लगने वाला बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो आघूर्ण बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से तो क्या समझ में आया बच्चों हमको, जो बल आघूर्ण लगेगा द्विध्रुव पर, ये तो पता है कि बल आघूर्ण लगता है ना, वस्तु उसको घुमाता है, उसका सूत्र देख लिया, उसकी दिशा देख ली। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि द्विध्रुव पे जो बल आघूर्ण लगेगा वो किन किन कारकों पे निर्भर करेगा। तो पहला कारक क्या समझ में आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण किस पे निर्भर करेगा, बल आघूर्ण किस पे निर्भर करेगा, द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करेगा। और द्विध्रुव आघूर्ण निर्भर करना किस पर, क्यों है, आवेश की मात्रा और उसकी लंबाई पे। सीधे सीधे कहो तो आवेश ज्यादा होने पर या लंबाई ज्यादा होने पर बल आघूर्ण भी ज्यादा लगेगा, अधिक लगेगा, ओके ना, अधिक लगेगा, ठीक है ना। अब ये हो गया पहला केस, किस पे निर्भर कर रहा है, P पर। किस प्रकार निर्भर कर रहा है समझ में आ गया ना, P बढ़ेगा मतलब PQ बढ़ेगा, Q या 2A बढ़ जाए तो P बढ़ जाएगा और बल आघूर्ण बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो, अगर हम यहां पर, ठीक है ना, P को और साइन थीटा को नियत ले लें, ये नियत है, P साइन थीटा नियतांक, है ना, कांस्टेंट मतलब नियतांक। तो फिर जो टाउ है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, E के। P और साइन थीटा नियतांक, तो E के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा टाउ। ऐसे करेंगे जैसे हमारे पास जो, ठीक है ना, ये दो द्विध्रुव है, ठीक है, जिन पे बराबर आवेश है, लंबाई भी बराबर है ना, ठीक है, ये इस पे भी माइनस की आवेश की मात्रा समान 2 है ना। अब हम यहाँ पर देखें कि दो बराबर बिल्कुल सेम डाइपोल हमने लिए, सेम द्विध्रुव लिए और हमने उनको विद्युत क्षेत्र में रखा, है ना। अब हम पूछते हैं कि क्या दोनों पे बल आघूर्ण समान लगेगा, क्या दोनों पे बल आघूर्ण समान लगेगा? नहीं, समान लगेगा या नहीं लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा फिर, कि वो कौन से विद्युत क्षेत्र में रखे होंगे। जैसे हमारे पास P और साइन थीटा तो दोनों के लिए नियत है ना, दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण बिल्कुल समान है, साइन और कोण भी समान है। तो अब इस स्थिति में जो बल आघूर्ण लगना है उसका मान निर्भर करेगा विद्युत क्षेत्र के मान पर। तो विद्युत क्षेत्र अगर ज्यादा हो, अधिक हो, तीव्रता अधिक हो तो बल आघूर्ण भी अधिक। जैसे मान लो यहाँ पर ये है ना 2 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता है इसकी, है ना, और इसकी तीव्रता है 5 न्यूटन प्रति कूलम, इसकी 2 न्यूटन प्रति कूलम, इसकी 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर इसमें आवेशों पे बल ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि बल किस पे निर्भर कर रहा है तो Q और E पर, E के मान पर। तो E बढ़ जाएगा तो वहां पर बल बढ़ जाएगा, और बल बढ़ जाएगा तो फिर बल आघूर्ण बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ टाउ 2 अधिक होगा, टाउ 2 अधिक होगा टाउ 1 से, है ना। मतलब P, ठीक है, जो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगना है वो बल आघूर्ण द्विध्रुव की साइज, उस पर आवेशों की मात्रा, उसकी लंबाई पर,
है ना, या वो किस विद्युत क्षेत्र में रखा है उसकी प्रबलता पे निर्भर करेगा। इतनी बातें हम ध्यान में निकाले, इतनी जो हमने एग्जाम्पल समझे इससे क्या समझ में आया हमको, द्विध्रुव आघूर्ण किस पर निर्भर करेगा, आवेश द्विध्रुव पर, बल आघूर्ण किस पर निर्भर करेगा, द्विध्रुव पर आवेश की मात्रा उसकी लंबाई पर, या ठीक है उसकी स्थिति पर, विद्युत क्षेत्र में रखा है उसकी स्थिति पे निर्भर करेगा, या है ना विद्युत क्षेत्र की प्रबलता पे निर्भर करेगा। तो द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण है ना हर जगह सेम नहीं होगा, वो निर्भर करेगा कि द्विध्रुव कैसे कैसे रखा हुआ है। ओके चलिए, अब हमने इतने फैक्टर समझे। एक बात और हम ध्यान दें, अब हमने कहा कि जो हमारा द्विध्रुव है Pe ये नियतांक है, ठीक है ना, जैसे इसका मतलब अब ये नियतांक है तो बल आघूर्ण किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, साइन थीटा। मतलब हमने कहा कि ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र में ये द्विध्रुव रखा है ना। अब इस द्विध्रुव के ना तो हम आवेश बदल रहे हैं है ना ही विद्युत क्षेत्र की मान बदल रहे हैं, मतलब ये भी नियत है ये भी नियत, तो इस पर बल आघूर्ण हमेशा नियत लगेगा क्या, ये घूमेगा ऐसा बल विद्युत द्विध्रुव घूमेगा, तो क्या हर स्थिति में बल आघूर्ण सेम लगेगा, नहीं। यहाँ पर हमने क्या देखा, टाउ का जो मान है वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब टाउ का मान थीटा के अनुक्रमानुपाती हो, मतलब थीटा के मान के अनुसार बदलेगा, स्थिति के अनुसार। थीटा का मान कब बदलेगा, जब स्थिति बदलेगी। ओके समझ में आया ना, कितने फैक्टर्स है टाउ बल आघूर्ण को प्रभावित करने वाले, पी ई और उसकी पोजीशन है ना, किस पोजीशन पर रखा गया है। मान लो कि अगर हम एक ही द्विध्रुव को है ना, हमने ये द्विध्रुव लिया, इसको पहले हमने उसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ये इसको हमने पहले 30 अंश पे रखा ये यहाँ पे, और फिर दूसरे में हमने इसको 60 अंश पे रखा, सेम विद्युत क्षेत्र में उसी विद्युत क्षेत्र में 30 पे रखा फिर 60 पे रखा, है ना। समझ जाना, वो कौन बड़े छोटे नहीं बनाए ना, सिर्फ मान से ध्यान देना। तो क्या दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल आघूर्ण समान लगेगा, नहीं, स्थिति बदलेगी, थीटा बदलेगा तो बल आघूर्ण भी बदलेगा। तो स्थिति के अनुसार, मतलब जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है एक ही विद्युत क्षेत्र में रखने पर भी उस पर बल आघूर्ण बदलता रहता है। कैसे बदलेगा अब हम उसको विशेष स्थितियों में समझेंगे, ठीक है ना। समझ में आया, मतलब क्या क्या फैक्टर्स है, जो है तो बहुत छोटी सी बात, जो अगर हम डेरिवेशन खत्म कर देते ये हो जाता तो अभी तक हमारा टॉपिक खत्म हो चुका होता, लेकिन हम थोड़ा सा और बहुत बारीकी से उसको समझना चाह रहे हैं कि बल आघूर्ण किन किन कारकों पे निर्भर करेगा, कैसे कैसे होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर हम विशेष स्थितियों में देखेंगे कि बल आघूर्ण स्थिति के साथ कैसे बदलता है। ओके, तो पहली स्थिति हमने ले ली, तो यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। समांतर रखा होने का मतलब जो थीटा का मान आप 0 या थीटा का मान आप 180 ले सकते हो। कैसे समांतर का मतलब ऐसे करेंगे, या तो हमारा द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र ऐसा हो सकता है कि द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, ओके, ये है ना, ऐसा होगा। तो अगर ऐसा रखा है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र समान दिशा में, मतलब यहाँ देखना किसकी दिशा समान होगी, द्विध्रुव आघूर्ण और ई की दिशा समान है ना। तो यहाँ जो थीटा है वो थीटा किसके बीच का कोण होता है, पी और ई का। ध्यान रखना, चित्र में हमने यहाँ भले ऐसा बोला है कि विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है, मतलब हम अगर बोलना चाहेंगे टेक्निकली, जो सही शब्द क्या है टेक्निकली आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि जो द्विध्रुव जो थीटा कोण है वो द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। थीटा जो है किसके बीच का कोण है,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। हमेशा जब भी बोलना चाहोगे आप क्या बोलोगे कि थीटा जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, ऐसा ही बोलोगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि द्विध्रुव के बीच का और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। मीनिंग वही है उसका, है ना, लेकिन बोलने के लिए हम सही बोलना ये है P और E के बीच का कोण। तो यहाँ देखोगे ये द्विध्रुव हमारा ऐसा रखा हो सकता है समांतर होने पे, इसको भी हम समांतर में कहेंगे, है ना, या ऐसा भी रखा हो सकता है, इसका प्लस क्यू आवेश इधर माइनस क्यू आवेश इधर, ये भी समांतर ही कहलाएगा, है ना। लेकिन इसमें P और E समान दिशा में, P और E समान दिशा में, या द्विध्रुव इस तरह से रखा है कि उसका माइनस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो इसमें जो P और E के बीच का कोण, P भी ये E इधर है और इधर ही P भी है ना, दोनों सदिश एक ही दिशा में है ना। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0। तो समांतर होने का मतलब द्विध्रुव हमारा ऐसा भी रखा हो सकता है, तो थीटा 0 लिया जाएगा, और द्विध्रुव हमारा ऐसा भी रखा हो सकता है, तो यहाँ P इधर होगा, P की दिशा इधर, मतलब E इधर होगा और P इस ओर होगा, है ना। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का कोण 180 अंश आ जाएगा, P और E के बीच, है ना। तो इसलिए हम थीटा या तो 0 ले लो या 180 समांतर वाले में। ओके, चलिए अब, है ना, तब हमें बल आघूर्ण निकालना है। तब बल आघूर्ण का सूत्र है टाउ बराबर P E साइन थीटा, ठीक है। टाउ बराबर P E साइन 0 ले लेते, दोनों कोई भी मान लो 180 भी लेते तो वो भी साइन 0 ही हो जाएगा, है ना, 0 ही के बराबर रहेगा ना, ठीक है। ये आ गया। अब साइन 0 इज बराबर 0, तो टाउ बराबर 0, है ना, 0, मतलब द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। ओके ना, मतलब द्विध्रुव हमारा घूमकर ऐसा आ गया तो उसमें बल आघूर्ण लगना बंद हो जाएगा और वो वहीं रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, वो स्थिर अवस्था में आ जाएगा, घूर्णन अवस्था, उसका घूर्णन वो खत्म हो जाएगी। और ऐसा आया तो ऐसे घूमा, बस बल आघूर्ण लगना बंद, तो वो घूमना बंद हो गया समांतर में, ठीक है ना। चलिए, मतलब चाहे वो ऐसा घूम के इधर आए या ऐसा घूम के उधर जाए, बल आघूर्ण दोनों केस में नहीं लगेगा, है ना। अब दूसरा हम स्थिति लेते हैं, यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, ठीक है ना, लंबवत स्थित हो या रखा हो, ऐसा लिख, इसको भी स्थित हो ही लिख देते, स्थित, ठीक है ना। चलो, तो अब क्या होगा, अगर लंबवत है, लंबवत का मतलब तो सीधे समझना है, ऐसा रखा होगा, है ना, ठीक है ना। ये इधर विद्युत क्षेत्र E और द्विध्रुव ऐसा रखा होगा, या आवेश ऊपर नीचे बता दो, कोई फर्क नहीं। P और E लंबवत होगी, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 90 आ जाएगा, है ना, ये यहाँ पे, ठीक। तब बल आघूर्ण कितना आ जाएगा, टाउ बराबर P E साइन 90, है ना, थीटा के बदले 90 लिख दिया, और साइन 90 का जो मान है वो 1 होता है, और ये उसका कौन सा मान है, जो अधिकतम, है ना। मतलब जो हमारे त्रिकोणमिति के साइन का मान 0 से लेकर अगर हम 360 तक उसका जो मान निकालेंगे साइन का, मतलब साइन 0 पे, साइन 45, साइन 180, ऐसा जो मान निकालें, तो साइन का मान -1 से लेकर कहाँ तक ही जाएगा, +1। तो माइनस मतलब 3 ही मान आएंगे बीच बड़े बड़े से, -1 ये उसका सबसे कम मान, 0 या फिर 1, तो ये +1 है, तो ये उसका सबसे अधिकतम मान है, तो साइन का मान अधिकतम होगा। ओके, साइन का ये मान अधिकतम, तो फिर टाउ जो लगेगा PE, ये भी कैसा होगा, अधिकतम, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि द्विध्रुव जब लंबवत रखा हो, ये वाला ऐसा रखा, तो इस स्थिति में उसमें बल आघूर्ण सबसे ज्यादा लगेगा, तो सबसे अधिक लगेगा, और उसके कारण वो घूमने लग गए, है ना। और घूमते घूमते वो ऐसा आ गया तो बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। मतलब
ऐसे रखा है तो बल आघूर्ण सबसे अधिक, फिर वो ऐसे घूमने लगा, ऐसा हुआ तो बल आघूर्ण घटने लगेगा, है ना। लंबवत से समांतर की ओर आने लगा, तो लंबवत से समांतर की ओर आने लगा तो बल आघूर्ण का मान पी साइन थीटा से किसकी ओर बढ़ने लगेगा, 0 की ओर। तो यहाँ बल आघूर्ण पी, फिर ये ऐसे बदलते गया, ऐसे घूमते गया तो ऐसा हो गया, तो बल आघूर्ण 0 हो जाए, है ना। आया समझ में कि बल आघूर्ण कैसे कैसे बदलता है स्थिति के साथ, ध्यान में रख लो चीजें। ये द्विध्रुव ऐसा रखा है तो बल आघूर्ण अधिकतम, फिर ये घूमता गया ऐसा इधर, तो बल आघूर्ण घटता हुआ जाएगा। चाहे वो इधर घूम रहा हो, इधर भी घूमेगा तो बात वही है, साइन 180 आएगा, इधर बल आघूर्ण कम होता चलेगा, या इधर घूम रहा हो, लंबवत रखा है तो लंबवत से इधर घूम जाए या इधर घूम जाए, दोनों केस में बल आघूर्ण घटता हुआ चलेगा और समांतर होने पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, जिसके लिए हमने मुझे सारी बातें समझ ली, यहाँ पर उसका परिमाण निकाल लिया, उसकी दिशा निकाल ली, और ये भी ज्ञात कर लिया कि उसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस आधार वो बदलेगा, तो स्थिति के आधार पर बदलता जाएगा, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, है ना, अब यहाँ पर जो हम एक और नई बात देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा है जो, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण की हमने परिभाषा पढ़ी है, पी की परिभाषा। अब हम उसकी एक अन्य और परिभाषा देख रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में द्विध्रुव आघूर्ण पे जो बहुत डिटेल में बात की थी, और हमने यहाँ पर उसकी गणितीय परिभाषा लिखी थी कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैसे हमने समझ चुके उसको, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हैं ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हमने उस समय क्या परिभाषा दी थी कि द्विध्रुव आघूर्ण किसी द्विध्रुव के आवेश और उसकी प्रभावकारी लंबाई या आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ये गणितीय परिभाषा है ना। अब हम उसकी एक और नई परिभाषा देखने जा रहे हैं, या उसका भौतिक अर्थ समझने जा रहे हैं कि वो द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है वास्तव में, ये पी जो है क्या होता है ना। तो उसको अन्य परिभाषा हम देखते हैं। चलिए, तो पहले अभी हमने जो बल आघूर्ण निकाला तो, है ना, क्योंकि द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अभी हमने निकाला, है ना। परिभाषा समझते हैं तो पहले उसकी, बल आघूर्ण का सूत्र होता है पी साइन थीटा। ओके, अब यहां से अगर हम यहाँ मान ले यदि E बराबर, E मतलब विद्युत क्षेत्र, है ना, इसकी तीव्रता हम एकांक मान ले, ओके ना। एकांक से मतलब समझता है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक का मतलब क्या, ठीक है। अगर हम किस में बात कर रहे हैं, एकांक का मतलब क्या होगा, एसआई पद्धति में एकांक का मतलब आप निकालोगे 1 न्यूटन बटे कूलम, और अगर सीजीएस में बात कर रहे हैं तो एकांक का मतलब होगा 1 डायन बटे स्ट्रेट कूलम, है ना। मतलब एकांक का मतलब उसका जो परिमाण हो वो 1 हो, मात्रा कोई भी ले लो फिर, है ना। तो अगर एसआई वाले यूज कर रहे होंगे तो एसआई पद्धति में तो 1 न्यूटन बटे कूलम लेंगे, सीजीएस पद्धति में बात करोगे तो 1, मतलब एकांक का मतलब परिमाण 1 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये एकांक और थीटा बराबर, है ना, थीटा बराबर ले लिया 90, ठीक है। तब साइन 90 बराबर, है ना, साइन थीटा बराबर साइन 90, और 90 का मान हो जाएगा 1, है ना। मतलब हमने क्या माना है, थीटा क्या था कि हमने ये ऐसे सूत्र निकाला था, जो एक द्विध्रुव कहाँ रखा है, विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, और थीटा क्या है यहाँ पर, पी और ई के बीच का कोण है। तो हमने द्विध्रुव को कैसा रखा माना, विद्युत क्षेत्र में, जो विद्युत क्षेत्र हमने लिया है उसकी तीव्रता एकांक ली है, एकांक, और द्विध्रुव को कैसा रखा हुआ माना है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, ऐसा, ये वाली स्थिति में, है ना, ये हमने ऐसा माना है। तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा एक, है ना, तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, है ना। और इस स्थिति में जो साइन 90 का मान 1 होता है और ये उसका अधिकतम मान है, ठीक है। तो फिर जो बल आघूर्ण लगेगा टाउ, ये कितना हो जाएगा, ई का मान 1 हो गया, साइन थीटा का मान 1 हो गया, तो पी
ये, और ये कौन सा मान है जो टाउ का अधिकतम मान। तो इससे हमको क्या समझ में आया, जो वास्तव में अगर हम एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखें तो उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा वही बल आघूर्ण उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है ना। मतलब अभी तक हम द्विध्रुव आघूर्ण और इससे पहले भी सुनते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण कोई नई राशि नहीं है, वास्तव में वो हम उससे परिचित है, जो हम पढ़ चुके हैं उसको बल आघूर्ण के रूप में, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण को हम बल आघूर्ण के रूप में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण वास्तव में बल आघूर्ण ही है, लेकिन कब, कौन सा बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण। जैसे हम लंबवत रख रहे हैं तो अधिकतम बल आघूर्ण लगता है, ओके। तो वही द्विध्रुव आघूर्ण मतलब आप उससे ये मत सोचने की कोई फिजिक्स में कोई अन्य राशि आ गई, नई राशि आ गई, वास्तव में वो हम ओल्ड पुरानी ही राशि है जो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। पुरानी से मतलब जो हमने पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं ना, तो वो बल आघूर्ण ही है जो वास्तव में। तो यहाँ पर ये उसकी परिभाषा, ओके। हाँ, भले ही जो हमने उसको उस समय उसका सूत्र ये लिखा था, P बराबर Q इंटू 2A, ये लिखा था, है ना। तो ये वो जो समीकरण आया कहां से था, कैसे आया था उसको समझ लो। जैसे हमने अभी बल आघूर्ण का समीकरण निकाला, हमने बल आघूर्ण का समीकरण निकाला था, इधर क्या निकाला था, Q इंटू 2A, है ना, E साइन थीटा, ये निकाला था ना। मतलब यहाँ हमने अभी इससे पहले वाले समीकरण में बस इसको P लिख दिया था, अब हमने मान लो उसको P नहीं लिखा, ओके ना, P नहीं लिखा, ठीक है। तो ये बल आघूर्ण का सूत्र हमने अभी निकाला, इससे पहले वाले में आपको समझ में आ जाएगा ना। तो ये E एक रख दिया, साइन थीटा एक रख दिया, E एक रख दिया, साइन थीटा एक रख दिया, तो फिर यहाँ क्या बचा, Q इंटू 2A, है ना। तो Q इंटू 2A ही, इसी को तो हमने क्या बोला था, जो इसी को तो हमने P बोला था, मतलब हमने उसको पहले इस सूत्र के आधार पर परिभाषा दी थी, और वो वास्तव में वो बल आघूर्ण का ही मान है ना। तो सूत्र उसका इसलिए ऐसे आता है, वास्तव में वो बल आघूर्ण का ही सूत्र है, बल आघूर्ण का ही सूत्र है। कब, द्विध्रुव को अगर हम एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में लंबवत रख रहे हैं तो जो बल आघूर्ण लगेगा उसी को हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलकर चलते हैं, और हम उसको अलग से P से दर्शा देते हैं, और सूत्र उसका ये लेकर चलते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर जो ध्यान रखना कि द्विध्रुव आघूर्ण वास्तव में बल आघूर्ण ही है ना। तो परिभाषा बना दो उसकी, क्या परिभाषा बन जाएगी, देखो कौन सा, ये द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के। और कौन सा बल आघूर्ण, जो द्विध्रुव को कहाँ रख रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख रहे हैं, और कौन सा विद्युत क्षेत्र, एकांक तीव्रता वाला। तो इसी के आधार पर परिभाषा बना दी है। तो क्या हो जाएगी, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है, शब्द सुनना, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। मतलब हम द्विध्रुव को एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में लंबवत रख दो तो उस पर जो बल आघूर्ण लग जाएगा वही हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। तो ऐसे भी लिख सकते हो, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाला बल आघूर्ण ही द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है ना। ये ऐसी परिभाषा भी लिख सकते हो। अगर ये शब्द नहीं समझ में आ रहे तो क्या लिख सकते हो, किसी सुनना शब्द, किसी द्विध्रुव को एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा वही द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है ना। चलिए, तो ये जो हमारी परिभाषा हो गई किसकी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अन्य परिभाषा। वहां हमने सूत्र के आधार पर गणितीय परिभाषा दी थी, ये उसका थ्योरेटिकल मान है जो है ना, मतलब भौतिक अर्थ है उसका कि वास्तव में वो होता क्या है। तो वो होता क्या है, वो बल आघूर्ण ही होता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण ही होता है। ओके, चलिए, तो ये इसको अलग से नोट कर लेना। मतलब ये हमारा जो बल आघूर्ण वाला टॉपिक अलग हो गया, ये अगली हेडिंग डाल के आप अन्य परिभाषा अलग से लिखोगे ना। परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। और ये चित्र जो अगर बनाना तो कोई बना सकते हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, समझने के लिए दिया है बस। चलिए, ओके।